वीरेन जी, ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट आपके पास इस वक्त है? मौके पर राहत और बचाव के कार्य कैसे चल रहे हैं? क्या अभी भी संभावना है कि मलबे में कुछ लोग दबे और फंसे हो सकते हैं? क्या उनके बचने की कोई संभावनाएं हैं? देखिए, केदारनाथ के बाद ये बहुत बड़ी आपदा है जिसमें बहुत सारे लोगों के मारे जाने और घरों के बर्बाद होने का दृश्य हम लोगों ने देखा है। सरकारों के पास इतने संसाधन नहीं होते कि इतनी तेजी से वो राहत पहुंचा सकें। केंद्रीय स्तर पर भी सहयोग होना चाहिए और चल रहा है। मुख्यमंत्री लगातार वहां पर हैं, पुष्कर सिंह धामी, और ऐसी आपदाएं तमाम सारे सवाल लेकर आती हैं। मलबा तो अब तो घर में रखे सामान, खाना पीना सब कुछ मलबे में ही तब्दील हो चुका है और कितनी जानें उसमें फंसी हैं अब ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा मलबा है। इसको हटाने के लिए कई महीने लग सकते हैं। इतना आसान नहीं है वो मलबा हटा पाना। बरसात लगातार चल रही है, उसमें राहत कार्य चलाने में और समस्याएं आएंगी। सड़क फट गई है, वहां तक कोई आदमी पहुंच नहीं पा रहा है, गाड़ियां जा नहीं पा रही हैं। तो मीडिया जो चीज़ें दिखा रहा है वो बहुत थोड़ी है, बहुत बड़ी संख्या में उससे ज़्यादा आपदा है, उसका आकलन अभी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो छोटी मोटी घटनाएं पहाड़ों पर हर साल हर दूसरे तीसरे दिन होती रहती हैं और इस सीजन में खास तौर से होती हैं। लेकिन समस्या इस बात की है कि हम सबक लें या न लें, लेकिन जीवन चलेगा कैसे? पहाड़ दरक रहा है, गांव उजड़ रहा है, परिवार और जिंदगियां बिखर रही हैं। लेकिन समस्या इस बात की है कि उत्तराखंड में उतने संसाधन है नहीं। वहाँ पर पर्यटन का एक रोजगार नया सृजन है, लोग जाते हैं, लेकिन मुनाफाखोरी के लिए, उद्योगपतियों की इच्छा पूर्ति के लिए नदियों के किनारे इस तरह से बसावट को मंजूरी नहीं देनी चाहिए। ये सरकारों को देखने का काम है। ब्रजेश जी, हम लोग मैदान में रहते हैं, पहाड़ की जीवन शैली बिल्कुल अलग है। पहाड़ पे कोई निर्माण होगा, कोई टनल बनेगी, विस्फोट होगा, पहाड़ पे पेड़ काटे जाएंगे, चट्टानें तोड़ी जाएंगी, खनन होगा, तो उसका असर वहाँ के जनजीवन पर पड़ेगा। मैदान में इतना असर नहीं आता है। ये बात लोगों को समझना होगा कि ऐसी छेड़छाड़ दुष्परिणाम अपने साथ लेकर आती है। लेकिन हमारे यहाँ पहाड़ों पर घूमना एक फैशन बन गया है। पहाड़ों की बीच में जाकर वहाँ पर घूमने बुराई नहीं है, लेकिन जिस तरह से निर्माण हो रहे हैं वो एक बहुत बड़ी बुराई है। जिस तरह से गाड़ियों का आवागमन होता है, जाम लगता है, तो ये सब चीज़ें बहुत बड़ी समस्या भी अपने साथ लेकर आ रही हैं। आज पहाड़ों को डायनामाइट से तोड़ा जाता है, पहाड़ हिल जाते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं। अभी ध्रुवसेन जी ने बताया कि कैसे कैसे स्थितियां हैं, तो उनको समझने वाले लोग भी होने चाहिए। इंसान अपनी ज़रूरत के लिए प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ करता है उसका खामियाजा तो भोगना ही पड़ता है। नदी को, नालों को पाट कर बिल्डिंग बनाया जाएगा तो जो पेड़ हैं उनका रास्ता कटेगा, रास्ता बंद हो जाएगा, जलजले और तबाही के लिए फिर तैयार रहना पड़ेगा। देखिए, कहते हैं लोग कि कुदरत के फैसले पर शक नहीं करना चाहिए। अगर सजा मिली है तो गुनाह भी हुआ होगा, हो सकता है गुनाह हुआ हो। लेकिन इस आपदा में जिनके घर बह गए, जिनकी मौत तो हो गई, जिनके पास न रहने के लिए छत बची है, न खाने के लिए कुछ बचा है, बिजली है नहीं, रास्ता वहाँ पर बंद है, कैसे वहाँ पर लोग जीवन चला रहे हैं? ऐसे में एनडीआरएफ और सेना के जवानों का ही सहारा है और उनको उन्हीं से उम्मीद है। ब्रजेश जी, 200 घर पहाड़ पे होना, ये एक बड़ा गांव है, पहाड़ का कोई छोटा मोटा गांव नहीं है। वहाँ पर होटल भी बने हुए थे, ये भी एक बड़ी बात है। तो धराली में बहुत भारी नुकसान हुआ है। लेकिन समस्या इस बात की है जी कि अगर खनन होगा तो फिर ये सब आपदाएं भी आएंगी।
अब सरकारों की मजबूरी बन गई है खनन, ये भी एक समस्या है। फिलहाल कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। जी बस इतना कहना होगा कि कुदरत का कहर देखकर दुनिया पूरी थर्रा गई है और कितनी तेरी औकात है अब ये लोगों को समझ में आ गई है। और जिंदगी का फैसला, मौत दिखी सामने तो पस्त हो गया हौसला, और ऋणी बनो उस राम के जिसने तुम्हें जीवन दिया। भगवान बनने की भूल ने हमको भस्मासुर बना दिया। डरना नहीं डोर की तेरा ऊपर वाले के हाथ है। कोई तुझे न देखे पर हरदम वो तेरे साथ है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, जब ये मैं परिचर्चा आपके साथ कर रहा हूँ, एक और बड़ी दुखद खबर अभी